मैं डॉक्टर विवेक कुमार सोनूलाल बणवाल गर्ल्स +2 स्कूल में मैं +2 शिक्षक हूं। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं आप लोगों को भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन एवं शक्ति संसाधन। टॉपिक शुरू करने के पहले बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। भूगोल में बच्चों मानचित्र का अध्ययन आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। मानचित्र के विषय में जरूर जानना चाहिए। जैसे कि विश्व मानचित्र में कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है। ठीक है, खासकर आपका जो भूगोल है, संसाधन भूगोल जो 10th में पढ़ रहे हैं, उसमें भारत के संदर्भ में विशेष हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत की पॉलिटिकल मैप के विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मैप में हम लोग देखेंगे कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, ये सारा देखेंगे। भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, नेपाल कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, भूटान कहाँ है, पाकिस्तान, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य कहाँ पे है, ये सब आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे उसके बाद भारत का फिजिकल मैप के विषय में आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत का जो फिजिकल मैप है उसमें भारत का वही हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है, भारत का मैदानी क्षेत्र कौन सा है, भारत का दक्षिण का पठार कहाँ पर है, या बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है, ये आपको बेसिक नॉलेज मानचित्र की होनी चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला है खनिज संसाधन। पहला जो चैप्टर है वो है खनिज संसाधन। तो पहला यही सवाल उत्पन्न होता है मैट्रिक के एग्जाम में कि खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। पता है, खनिज वैसे बहुमूल्य तत्व जिसका कि एक रासायनिक संयोजन और परमाणुविक संरचना होती है। ठीक है, और उससे जमीन से खोद कर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है बच्चों, पूरे विश्व में अभी तक 2000 से भी ज़्यादा खनिज का खोज हो चुका है और भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा खनिज होने के बाद भी सबसे बहुमूल्य जो कि पूरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है वो मात्र 30 खनिज है। ठीक है, मात्र 30 खनिज ऐसे हैं कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। चलो आओ बच्चों, खनिज के प्रकार हम लोग देखते हैं। खनिज कितने प्रकार का होता है? खनिज होते हैं 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जिसमें धातु पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होंगे, धातु नहीं पाए जाते, वो अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लौह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। जिसमें लौह की मात्रा, लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा याद नहीं करना, बस ये 4 याद कर लेना है कि लौह युक्त खनिज में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मैग्नीज किस तरह का खनिज है, तो वहाँ पे लौहयुक्त खनिज में हम लोग टिक लगाएंगे। और लौहयुक्त खनिज में हम लोग देखते हैं सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, तांबा। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, सीसा को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सीसा एक अलौहयुक्त खनिज है जो कि धात्विक खनिज में आता है। ठीक है, अधात्विक खनिज को फिर से हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। ठीक है, कार्बनिक खनिज को ईंधन खनिज भी कहते हैं। कार्बनिक खनिज का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अकार्बनिक खनिज का उदाहरण है अभ्रक और ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ से सवाल आता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और धात्विक खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, धातु, जो धातु होता है, धात्विक मीन्स लोहा, अभी हम लोग बात किए लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु खनिज है। तो धात्विक खनिज में एक वो कठोर होता है और उसमें एक अपनी चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिज में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, वो कठोर हो सकता है लेकिन चमक नहीं होती। यहाँ पे या धात्विक खनिज को हम लोग गलाते हैं तो क्या मिलता है, धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने से कोई धातु प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज को जब पीटते हैं
तो वो टूटता नहीं है, जबकि अधात्विक खनिज को पीटने से वो टूट जाता है। धात्विक खनिज को पीट के हम लोग तार या चदरा बना सकते हैं। चदरा वगैरह देखते ही हो, तार देखते ही हो। और धात्विक खनिज हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, किस चट्टान से प्राप्त होता है, ये सवाल आता है। तो धात्विक खनिज याद रखना आग्नेयी चट्टान से प्राप्त होता है। धात्विक खनिज आग्नेयी चट्टान से। अधात्विक खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? अधात्विक खनिज परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, अधात्विक खनिज परतदार चट्टान से। अब एक सवाल आता है कि खनिजों की विशेषता बताइए। ठीक है, तो खनिजों की विशेषता क्या होगी? खनिजों का वितरण जो है पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में असमान है। तुम्हारे यहाँ बिहार में खनिज पाए जाते हैं, अवरक वगैरह, बस उसके अलावा बहुत ही मामूली सा। लेकिन झारखंड में चले जाओ, खनिज का भंडार पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत कम है, लेकिन मध्य प्रदेश आ जाओ तो खनिज का भंडार पड़ा हुआ है। तो खनिज का वितरण जो है पूरे विश्व में भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो असमान रूप से खनिज का वितरण है। खनिज की उत्पत्ति जो होती है भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। भूगर्भिक प्रक्रिया क्या होता है? जमीन के अंदर, भूगर्भ मीन्स जमीन के अंदर दाब और ताप के कारण जो है नए नए खनिज का निर्माण होता है समय के साथ साथ। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जो होते हैं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और कम गुणवत्ता वाले खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले जैसे सोना, हीरा, ये सब क्या है? बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। कोयला, हीरा कार्बन का ही रूप है। कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, हीरा कहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। कुछ खनिज जो होते हैं आग्नेयी चट्टान से मिलते हैं, कुछ खनिज परतदार चट्टान से, और अधिकांश खनिज जो होते हैं रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बच्चों भारत की खनिज की पेटियों से सवाल आता है कि भारत में कितने पेटी हैं खनिज। पेटी मीन्स बक्सा, जानते हो बक्सा? तो वही बक्सा है। भारत में पेटी भर भर के भगवान दिए हैं, नेचर दिया है खनिज। तो कितने हैं? तो हम लोग बांटते हैं इसे 3 भागों में। एक है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठार। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार मुख्य रूप से ये है। ठीक है बच्चों, उत्तर पूर्वी पठार में उत्तर पूर्वी पठार जो है ये आपको है, ये भाग है जहां के झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य आते हैं, और ये सबसे धनी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, खनिज के दृष्टिकोण से यहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? यहाँ कोयला है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइड है, थोरियम है। जितने भी खनिज हैं वो उत्तर पूर्वी पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण और पश्चिमी पठार जो है बच्चों, यहाँ पे खनिज की मात्रा कम है, लेकिन यहाँ की खनिज बहुत ही बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिटी है। क्वांटिटी कम है, लेकिन यहाँ के खनिज में क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कहाँ? दक्षिण पश्चिमी पठार में। यहाँ पर लोहा उत्तम किस्म का मिलता है, मैग्नीज मिलता है। यहाँ पे सोने की 3 खानें भी हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य में सोने की 3 खानें भी यहाँ मिल जाती है। ये खनिज जो है, इस खनिज का पेटी जो मुख्य रूप से कर्नाटक का पठार, दक्षिण के पठार के आसपास सीमित है। उसके बाद तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठार। उत्तर पश्चिमी पठार में बच्चों राजस्थान, गुजरात, ये सब क्षेत्र आते हैं, जिसमें चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि, और नमक का तो जानते ही हैं कि उधर भंडार है। इसका मुख्य क्षेत्र है खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली श्रेणी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्पन्न होता है बच्चों, भारत के प्रमुख खनिज एवं उसके उपयोग एवं वितरण। यहाँ पर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं बच्चों आपको। ये चारों लघु उत्तरीय प्रश्न में से एक तो आता है। लोहा का पूछ देगा आपको उपयोग और वितरण, या मैग्नीज का पूछ देगा उपयोग और वितरण, या अवरक का पूछ देगा उपयोग और वितरण, या फिर आपको जो है चूना पत्थर का उपयोग वितरण पूछ देगा। सबसे पहले जो है लोहा का देखेंगे। लोहा का उपयोग क्या है? सुई से लेके
बड़े बड़े इंडस्ट्री तक में बड़े बड़े मशीनों का निर्माण उपयोग हो रहा है, लोहा के द्वारा निर्माण हो रहा है। और भारत में देखा जाए तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ये 5 राज्य मिलाकर 96% लोहा का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर है। उसके बाद मैग्नीज का देखेंगे तो मैग्नीज का मुख्य काम है जंगरोधी इस्पात बनाना, मिश्र धातु बनाना, शुष्क बैटरी, जो हम लोग बैटरी सेल बैटरी यूज़ करते हैं वो। इसके अलावा फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग, पेंट और कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के उद्योग में भी ये काम आते हैं। और ये मैग्नीज कहाँ पर मिलते हैं? मुख्य रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में मैग्नीज पाया जाता है। अबरक बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बिहार, झारखंड इसका ये राजा रहा, लेकिन अबरक का जो है पहले उपयोग होता था इलेक्ट्रॉनिक सामान में, उद्योगों में विद्युत के रोधक कार्य के लिए। लेकिन अब जो है अबरक के जगह सस्ता और बेहतर इसके जगह एक मटेरियल यूज़ होने लगा है, तो अबरक का थोड़ा सा घट गया है। और प्राचीन काल में अबरक से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाई जाती थी। ठीक है। इसके बाद चौथा जो है चूना पत्थर जो है 76% सीमेंट बनाने के काम में आता है। ठीक है, याद रखना। 76% पूछ देता ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव भी आता है, लघुत्तरीय भी यहाँ आ रहा है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि सीमेंट बनाने में कौन सा खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो है चूना पत्थर, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा जो है लौह इस्पात में, रसायन उद्योग में, उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग वगैरह में चूना पत्थर का उपयोग होता है। इसका वितरण कहाँ है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 35% चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक सवाल आता है बच्चों, आप लोग सवाल समझो, कभी भी एग्जाम में बैठो तो सवाल पढ़ो और उसको समझो। क्या पूछता है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताएं लिखें। बच्चे क्या करते हैं? लौह अयस्क लिख दिए और लौह अयस्क की विशेषता लिख देते हैं। नहीं, यहाँ सवाल समझो, लौह अयस्क का वर्गीकरण जो किए उसका विशेषता हमको लिखना है, ना कि लौह अयस्क का विशेषता लिखना है। पहले हम लोग कैसे शुरू करेंगे? लौह अयस्क का पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। लौह अयस्क क्या है वो लिख देंगे कि लौह अयस्क जो होता है ये कोई भी खनिज पदार्थ बच्चों जमीन के अंदर मिट्टी, धूल, कण से मिला हुआ रहता है, यानी कि अशुद्ध अवस्था में रहता है। तो जो अशुद्ध अवस्था में रहता है उसे अयस्क कहते हैं। तो उसी तरह लोहा भी है, वो भी अशुद्ध अवस्था में है। पूरे भारत में इसकी 28,500 मिलियन टन इसका भंडार है। किसका? लौह अयस्क का। इसके अलावा पूरे विश्व का 25% लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। याद रखना, ये सवाल आता है। तो लौह अयस्क में लौह की मात्रा के अनुसार उसे हम लोग 4 भागों में बांट रहे हैं। किसके आधार पे? कि किस खनिज अयस्क में कितना लोहा की मात्रा है, उसके आधार पे 4। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबसे उत्तम क्वालिटी की जब लोहा होता है बच्चों, वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% से अधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल काला होता है, जैसे मैग्नेट देखते हैं ना, चुंबक वगैरह, उसी तरह का काला लोहा अयस्क रहता है। और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है बच्चों। इसका रंग काला होने के कारण इसे लौह अयस्क भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है हेमाटाइट जो लौह अयस्क है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हेमाटाइट सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाने वाला हेमाटाइट है। उसके बाद इसमें जो लौह अयस्क की मात्रा 60 से 70% होती है। इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आता है लिमोनाइट, थर्ड क्वालिटी का जो लोहा अयस्क है लिमोनाइट, यहाँ 30 से 40% तक लोहा पाया जाता है। इसका रंग पीला होने के कारण इसे पीला अयस्क भी कहते हैं। चौथा है सीडेराइट। सीडेराइट लोहा अयस्क में 20 से 30% तक लोहा पाया जाता है।
लिमोनाइट और सीडेराइट बच्चों आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लॉ-अयस्क नहीं है। इसके बाद बच्चों दो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चों इतना जो लिख देंगे हम लोग लॉ-अयस्क की विशेषता, उसका विभाजन करके विशेषता उसका लिख देंगे, तो वहाँ आपको 3 अंक तो प्राप्त होंगे ही। 1 अंक अगर जो आप भारत का मैप बनाकर वहाँ पर आप दर्शा दोगे कि लॉ-अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा नहीं, एक रफ मैप बना दिए इस तरह से और वहाँ दिखा देंगे पॉइंट से कि यहाँ पर जो है लॉ-अयस्क पाया जाता है, तो वहां पर आपको 4 में 4 दीर्घ उत्तरीय में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न दो हैं। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। खनिज का आर्थिक महत्व क्या है आधुनिक युग में? आज के समय में खनिज को अगर जो हम हटा दें तो हमारा आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से जिस देश में जितना अधिक खनिज का उपयोग किया जाता है वो उतना ही विकसित है। जैसे अमेरिका को यूएसए देख लो, जापान देख लो, ठीक है ना। जापान के पास अपना लॉ-अयस्क खान नहीं है, ठीक है, खनिज पदार्थ लॉ-अयस्क नहीं है, लेकिन वो जो है खनिज जो है अपना जापान नहीं खरीदता है जापान, और वो उसका इतना ज़्यादा उपयोग कर रहा है कि वो आज जापान विकसित राष्ट्र में डेवलप है। ठीक है, खनिज के लिए कुछ राष्ट्र तो जो है प्रमुख स्रोत खनिज के कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति बनी हुई, जैसे कि कुवैत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से खनिज तेल पर निर्भर करती है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के पास जो है खनिज उद्योग के साथ साथ खनिज खानों में काम कर रहे हैं मजदूर, वहाँ से भी आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक्ति संसाधन। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक तो हो गया खनिज संसाधन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन बच्चों विकास की कुंजी कहलाती है। कुंजी मीन्स चाबी कुंजी। तो विकास, जब तक ताकत नहीं लगा, ऊर्जा है, शक्ति है, जब तक ताकत नहीं किसी चीज़ में, इंडस्ट्री में या आप अपने शरीर में रखोगे तब तक कोई भी काम होने वाला है नहीं होने वाला है। तो वही है, शक्ति संसाधन जो होती है विकास की कुंजी होती है। प्राचीन काल में जब सभ्यता का प्रारंभ हुआ तो मनुष्य हर काम अपने शरीर से करता था। भोजन इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो क्या करते थे, दौड़ जाते थे, पैदल चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों में बुद्धि आया तो वो पशुओं को अपना बनाने लगे पालतू, और उसके बाद पशुओं का उपयोग करने लगे इंडस्ट्री में या फिर कहीं यातायात में। उसके बाद बच्चों 18वीं शताब्दी में कोयले का और भाप इंजन का जब हुआ तो औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति हुई तो पता चला मनुष्यों को नहीं, खनिज से भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो उसके बाद मनुष्य जो है खनिज पर शोध करने लगे, तो खनिज संसाधन से ऊर्जा प्राप्त किए। उसके बाद पेट्रोल को खोज किए, कोयला का स्थान जो है पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल का स्थान आज के तारीख में परमाणु शक्ति ले लिया है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में। और उसके अलावा अब जो है बहुत सारा विकल्प हम लोग ढूंढने लगे सूर्य ताप से। ठीक है, तो बहुत सारा ऊर्जा का ये हो गया। तो ऊर्जा क्या है बच्चों, एनर्जी क्या है? एक तरफ तो हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करता है, दूसरे तरफ हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। आर्थिक विकास को कैसे बेहतर बनाता है? आर्थिक विकास को कि अगर जो बिजली नहीं रहेगा तो कोई इंडस्ट्री चलेगा? तुम्हारे घर में लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। तुम्हारे जीवन स्तर को वहीं ऊंचा कर दिया, लाइट आ गई तो घर में कंप्यूटर है, टीवी है, तुम रात में 10 बजे तक बैठ के पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा जीवन स्तर क्या हुआ? ऊंचा हो गया। जिस क्षेत्र में लाइट नहीं होती उस क्षेत्र में लोग 5-6 बजे 7 बजे तक बंद करके खा पी के सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग शहर में क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो ऊर्जा जो है आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाता है, इसलिए ये ऊर्जा जो है एक कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, शक्ति संसाधन के प्रकार बच्चों एग्जाम में 2 तरह से एग्जाम में आते हैं कि शक्ति संसाधन के प्रकार। तो शक्ति संसाधन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि उपयोगिता के आधार पर जो है खनिज शक्ति संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा।
प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा को समझो बच्चों। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोल, परमाणु शक्ति वगैरह से हमें प्राप्त होता है, यानी कि जिससे हम लोग निरंतर विकास कर चुके हैं, ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। जो बिजली आ रही है कोयला से, पेट्रोल से या फिर परमाणु ऊर्जा से बनकर ये आ रही है हमारे तक, या फिर जल विद्युत से बन के आ रही है, जो कि विकसित हो चुका है। लेकिन जो अभी विकास की अवस्था में है, जैसे ये विकास की अवस्था में जो आ चुका है, जैसे कि सेकेंडरी हो जाता है, वहाँ से हम लोग बिजली मिला, प्राइमरी में हमें बिजली का उत्पादन हुआ, सेकेंडरी में हमें बिजली मिल गया, तो ये यहाँ पर गौण ऊर्जा का आ गया प्राथमिक ऊर्जा से जो हमें प्राप्त हुआ बिजली, वो हमें गौण ऊर्जा में आ गया। बिजली उसके बाद दूसरा विभाजित करते हैं वाणिज्यिक और उद्योग के उपयोग के आधार पे। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल है, तो उसके आधार पर हम लोग विभाजित करते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक और गैर पारंपरिक में हम लोग पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, यहाँ से जो बिजली प्राप्त करते हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप है। दूसरा है गैर पारंपरिक में, जो कि अभी डेवलपमेंट की स्थिति में है, पवन ऊर्जा, समुद्र। तो ये सबसे अभी बिजली उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं किया, विकसित नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा। सवाल यहाँ से आते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के जो खनिज पदार्थ हैं उससे सवाल ज़्यादा आते हैं, जैसे कि कोयला। कोयला क्या है बच्चों? तो कोयला भूगर्भ में, ज़मीन में हमें दबा हुआ मिला है। तो कोयला जो है 2 समय काल के अनुसार भारत में मिला। एक है गोंडवाना समूह, दूसरा है टर्सरी समूह। गोंडवाना काल के समय में जो कोयला दबा 20 करोड़ साल पहले वो, और दूसरा जो है टर्सरी काल में जो मिला वो 5.5 करोड़ साल जो है कोयला का निर्माण हुआ दब के, ठीक है। तो इसका विभाजन पढ़ेंगे हम लोग। तो गोंडवाना समूह में जो है भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोंडवाना समूह में 99% 99% कोयले प्राप्त होते हैं, ठीक है। गोंडवाना समूह के का कोयला जो है, ये इसका क्षेत्र मुख्यतः 4 नदियों पर है, ठीक है। इसका क्षेत्र दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, वर्धा से गोदावरी नदी, ठीक है। ये जो है बच्चों दामोदर नदी यहाँ पे है करीब, ठीक है। और उसके बाद जो है सोन नदी का क्षेत्र ये है, महानदी का ये क्षेत्र है, और वर्धा एमपी में, और यहाँ पे आपको बच्चों गोदावरी है। तो इसी आसपास आपको जो है गोंडवाना समूह का कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद दूसरा है टर्सरी समूह का जो है 1% कोयला प्राप्त होता है। ये कब निर्माण हुआ? 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। इसका क्षेत्र बच्चों इसी आसपास है, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और ये हो गया नागालैंड। ये 4 जो है टर्सरी काल के यहाँ पे कोयले प्राप्त होते हैं। कोयला को फिर से हम लोग 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं बच्चों। कोयला को किस आधार पर विभाजित करते हैं? कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर विभाजित करते हैं। जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा उसे बेहतर कोयला माना जाता है। तो इसे 4 भागों में विभाजित किए हैं। इसका है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेहतर क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसमें 80% से अधिक कार्बन पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, जहाँ पे 60 से 80% कोयला पाया जाता है। तीसरा लिग्नाइट 30 से 40%, और पीट सबसे कम इसमें कार्बन पाया जाता है जो कि 30% है। इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो है पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम बच्चों हमें ऊर्जा के काम में भी आता है, और पेट्रोलियम से अनेक वस्तुएं भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। आपको पता है पेट्रोलियम से आप लोग पेट्रोलियम जेली प्राप्त करते हो, जो कि अभी ठंडे में लगा रहे हो, है ना। तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? प्लास्टिक, ठीक है, साबुन, मोम, कीटनाशक दवाइयाँ, मोबिल तेल भी हमें यहाँ से मिलता है, कृत्रिम रेशा, किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब तो आप जान रहे हो। पेट्रोलियम के ये 4 और बहुत सारे वस्तुएं मिलती हैं। भारत में सबसे पहले 1866 ईस्वी में
पेट्रोलियम खोजा गया था, प्राप्त हुआ था कहाँ? आसाम के उत्तरी आसाम क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन 1890 ईस्वी में सबसे पहले भारत में डिगबोई क्षेत्र में सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उत्पादन और प्राप्ति के दृष्टि से भारत में खनिज तेल की प्राप्ति के दृष्टि से इसे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन सा भाग है? उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा गुजरात क्षेत्र, तीसरा मुंबई हाई क्षेत्र, चौथा पूर्वी तट क्षेत्र और पांचवा बाड़मेर बेसिन, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश के विषय में बच्चों हम लोग बताएं कि यहाँ पे सबसे पहले 1866 में पेट्रोल खनिज तेल प्राप्त हुए हैं और इसका क्षेत्र जो है ये आपका यहाँ पे है, ये सारा क्षेत्र जो है इसका ये वाला क्षेत्र है, मान लो, है ये क्षेत्र कौन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जिसमें कि डिगबोई, नहरकटिया, मोरान और रुद्रसागर नामक खनिज तेल उत्पादन केंद्र हैं। नेक्स्ट जो है गुजरात क्षेत्र बच्चों, गुजरात में पहली बार 1958 ईस्वी में तेल का खोज हुआ था, जहां पे मुख्य रूप से अंकलेश्वर, बच्चों याद रखना अंकलेश्वर और नौगांव मुख्य यहाँ का उत्पादन क्षेत्र है गुजरात का, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा है मुंबई हाई, और सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए मुंबई हाई क्षेत्र किसे कहते हैं? मुंबई हाई क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट, मुंबई से कहिए, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में, ठीक है, यहाँ पे मुंबई हाई क्षेत्र है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कैसे? समुद्र के बीच में कैसे? एक जहाज रूपी एक मंच का स्थापना किया गया, जैसे जहाज होता है ना समुद्र में, वैसे बहुत बड़ा एक मंच का स्थापना किया गया है जहाज रूपी, उसे कहते हैं सम्राट, सागर सम्राट। क्या कहते हैं उसे? सागर सम्राट। यहां से सवाल आता है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट क्या है? मुंबई हाई का एक मंच है जहां पे हम लोग तेल का उत्पादन वहां से करते हैं, वहां से कुआं खोद के, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग देखें। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव लघु तरीय और कुछ गृह कार्य हम आप लोगों को दे रखे हैं बच्चे, जो कि आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग लेकर होमवर्क करेंगे और इसे कंप्लीट करके प्रयास करेंगे कि YouTube में आप डाल दें, ठीक है, होमवर्क बनाकर। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं नेक्स्ट ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अब सामाजिक विज्ञान के को आगे पढ़ाते हुए इतिहास के लिए आएंगे आपके राकेश सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अब आगे की कड़ी में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय से एक इकाई लेकर के आया हूं, जिस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा। मैं राकेश कुमार सत्यवंती उच्च विद्यालय कारी से शिक्षक हूं, और जो आज का टॉपिक है वो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इस विषय से आपके मैट्रिक के परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो दीर्घोत्तरीय भी हो सकते हैं, लघुत्तरीय भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इस पर मैं प्रकाश डालूंगा और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहरी जीवन क्या है और शहरीकरण क्या है, कैसे हमारे जीवन में शहरीकरण का विकास हुआ और किस तरह से शहरों में जीवन अपने आप में लाइफ का निर्माण होता है, जीवन निर्मित होता है, और कैसे अपने आप को संचालन करते हैं शहरी जीवन के अंतर्गत बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग सभी लोग होंगे जो कुछ लोग
ग्रामीण क्षेत्र के होंगे और कुछ लोग शहर क्षेत्र से भी होंगे, क्योंकि यह अनुमंडल क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे चित्र के माध्यम से कि शहरों में क्या क्या व्यवस्था होती है और गाँव में क्या क्या व्यवस्था होती है, जो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शहरों में क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। यदि इसे हम अपने मन मस्तिष्क से उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे तो जो शहर की जो प्रक्रियाएं होती है वह भी आपको पता चल पाएगा। और आप गए होंगे शहरों में तो देखे होंगे क्या क्या कि वहाँ सड़कों की सुविधा होती है, बिजली संसाधन उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर आप देखेंगे कि वहाँ आने जाने का, स्वास्थ्य का और बड़ी सी सुविधाएं उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं शहरों में, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप विचार करेंगे और इस चैप्टर के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि शहरों का शहरीकरण कैसे हुआ, गांव से कैसे शहर में परिवर्तित हुए और वहां पर उनका जीवन कैसे विकसित हुआ। तो इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट पे कि क्या है शहरीकरण। तो शहरीकरण का अर्थ क्या है, पूछा जाता है प्रश्नों में कि शहरीकरण का अर्थ बताएं। तो शहरीकरण कहते किसको हैं, तो जब गाँवों का कस्बों या शहर में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। यानी यहाँ पर हम यदि ऐसा देखें कि जहाँ पर गाँव में, जिस गाँव में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे उसका शहरों की सुख सुविधाएं प्राप्त होने के कारण उसका लोग कहते हैं कि शहरीकरण अब लगता है इस क्षेत्र का हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सुख सुविधाओं या संसाधनों के पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रियाओं को हम शहरीकरण कहते हैं। अब यदि हम इसमें देखेंगे कि समाजशास्त्रियों के अनुसार से बताया गया है क्या कि आधुनिकता जो है गाँवों को क्या कर रहा है, सुख सुविधाओं से संपन्न करा रहा है। तो इस आधार पर जो आधुनिक व्यक्ति होते हैं उनका जो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है वो शहर होता है। आधुनिक के बगैर बिना शहरीकरण संभव नहीं है। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है। आगे के पॉइंट आउट में हम जो भी टॉपिक लाए हैं उसमें ग्रीन कलर से उसको बोल्ड किया गया है और उस आधार पर दिखाया गया है। जैसे शहरीकरण का अर्थ जब हमने बता रहे हैं तो इसके आधार पर यह जो ग्रीन वाले जो हैं बोल्ड किए गए हैं वह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आपको मिलेगा तो उसको देख करके आप अपने आप में अभ्यास करके उसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे कि ताकि इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेहनत करके आप लोगों के सामने लाया गया है और यह यदि आप कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है। तो दूसरा चलते हैं कि आधुनिक शहरों की स्थापना में 3 निर्णायक प्रक्रियाएँ होती हैं। जब शहर का निर्माण होता है तो वह 3 प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। एक होता है औद्योगिक पूंजीवाद के कारण यह शहरों का निर्माण होता है। विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, जिस समय शहरों का निर्माण हुआ, शहरों की रचना होने शुरू हुई, शहरों की उत्पत्ति हुई, तो एक उस समय औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना हुई थी उसको हम आगे इसमें देखेंगे। तो उसके आधार पर शहरों का निर्माण हुआ। फिर है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ जिसके कारण शहरों का निर्माण हुआ। उसी तरह से समाज का वर्गीकरण एवं नगरीय क्षेत्रों में भिन्नता के आधार पर भी हम यदि इसको देखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में भिन्नता का आधार क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है पिछले मैट्रिक के एग्जामों में, यह आगे भी आ सकता है, इसलिए आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 2 आधार है भिन्नता का आधार। एक है संपत्ति का जमाव और दूसरा है उच्च श्रम विभाजन। यह आधार बनता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभाजन में। आर्थिक प्रशासनिक संदर्भ में ग्राम एवं नगरीय बनावट की 2 प्रमुख आधार बताया गया है। तो एक है पहला जनसंख्या का घनत्व और दूसरा है कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। इन्हीं 2 प्रमुखों के आधार पर आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर और शहर का जो आधार है वो बनता है कि जैसे ही शहरों में जब हम जाते हैं तो शहरों में घनी आबादी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की जो आबादी होती है वो सघन नहीं होती है, विरल होती है। इस आधार पर हम ग्राम और शहरों के आधार को विभाजित करते हैं और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका चलती है और कैसे शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलती है। अब यहाँ पर हम आगे इस चैप्टर के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में कभी कभी पूछा गया है, उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं।
तो पूछा गया है कस्बा, कस्बा क्या है या कस्बा किसे कहते हैं। लघु उत्तरीय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डाल दिया जाता है कि कस्बा क्या है। तो कस्बा कहा जाता है एक छोटे नगर को, छोटे नगर को कहा जाता है जहाँ पर विशिष्ट लोगों का निवास स्थान होता है। और कस्बा में जैसे कि वहाँ पर कुछ स्थानीय विशिष्ट लोग होते हैं, जैसे शासन चलाने वाले लोग, शासक के लोग या कुछ सैनिक होते थे, वहाँ एक जगह रहते थे, उसको कस्बा कहा गया था। यानी गांव से कस्बा को बनाया गया, निर्मित किया गया और वही कस्बा धीरे धीरे आगे बड़े नगरों में विकसित होता गया। उसके बाद आता है गंज। गंज कहा जाता है एक छोटा नगर ही होता है, कस्बा से थोड़ा सा ऊपर का है ये चीज़। और यहाँ पर है क्या कि गंज में दूध, कपड़ा, फल, सब्जी उत्पादों से संबंधित बाजार स्थापित होते हैं। और यह जो बाजार है किसके लिए होता है, विशिष्ट परिवारों के लिए और सेना के लिए सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है गंज में। और तीसरा है महानगर। तो महानगर होता है किसी भी प्रांत का सबसे घनी आबादी वाला नगर को महानगर कहा जाता है। वह हो सकता है कि वह उस प्रांत का राजधानी भी हो। एक आया है शब्द टेनेमेंटस। टेनेमेंटस घर को कहा जाता है, जैसे कि एक अपार्टमेंट होता है जो विकसित शहरों में पाया जाता है और वह उसका स्थान होता है कि वहाँ गरीब लोग अधिक संख्या में मिलते हैं। और उस घर को जैसे यहाँ अभी आप लोग देखे होंगे, अपार्टमेंट देखे होंगे, एक अपार्टमेंट में कई परिवार रहते हैं। तो उन औद्योगिक शहरों, जब औद्योगिकरण हुआ था तो शहरों का निर्माण हुआ था, उस समय गरीब लोग जैसे जो मजदूर थे, श्रमिक वर्ग थे, वो एक ही मकान में अधिक संख्या में रहते थे। तो उनके लिए टेनेमेंटस की स्थापना की गई थी, जो एक काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ भाड़ वाले अपार्टमेंट मकान होते थे और बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते थे। उसके बाद था स्ट्रेंजर्स होम आता है। पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर होम से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर लोगों की जहाँ पर सुख सुविधाएं कम थी, जहाँ पर श्रमिक लोग अधिक होते थे। तो जाड़े के दिनों में उसे गर्मी चाहिए था। जैसे अभी क्या होता है कि शहरों में मोड़ मोड़ पर अलाव जलाया जाता है गरीब लोगों के लिए, जिनके पास आग की व्यवस्था नहीं होती है। तो वो स्थानीय सरकार के द्वारा या फिर कहीं से जो अनुदान मिलता है उसके द्वारा व्यवस्था किया जाता था। और वो स्ट्रेंजर्स होम में जा कर के वो जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, वहाँ पर अपना सुविधा प्राप्त करते थे। और एक शब्द आता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद भी आता है कि व्यक्तिवाद से आप क्या समझते हैं। तो उस स्थिति में देखेंगे कि व्यक्तिवाद में होता क्या है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता होती है, समाज और समुदाय को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है। स्वयं व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होता है और उस आधार पर अपना जीवन वो आगे की ओर बढ़ाता है। और एक है लेजेज फेयर। लेजेज फेयर एक शब्द आया है जिसमें है क्या कि इसमें स्वतंत्र या उन्मुक्तता का सिद्धांत है। या इसमें क्या है कि सरकार का कोई भी दबाव नहीं था, कोई भी व्यापारी सरकार के दबाव में नहीं थे, वह स्वतंत्र थे और अपनी व्यापार को वह आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। जिसके कारण औद्योगिकरण के बाद व्यापार में बहुत असीमित तरीके से बाज़ारों में भी वृद्धि हुई और शहरीकरण में यह एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। लेजेज फेयर के कारण ही हुआ, जो कि उन्हें स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता होने के कारण स्वयं में अपने आप में एक व्यापार स्थापित करने लगे और उस दृष्टिकोण से आगे शहरों का निर्माण होता चला गया और शहरों में जो व्यापक तौर पर व्यापार संभव हो सका। एक शब्द आता है घेटो। घेटो से आप क्या समझते हैं। तो घेटो है जो पश्चिमी यूरोपीय देश जो थे उसमें मध्य यूरोप के क्षेत्र में यहूदी का एक निवास स्थान था जिसको घेटो कहा जाता था। और जिस स्थान पर वो घेटो रहते थे वह सांप्रदायिक तरीके से बहुत ही अपने आप में मजबूत थे। वह अपनी जो संस्कृति है उसको बचा करके रखना चाहते थे और इस तरीके से इसमें देखा जाए तो सामुदायिक दंगों का एक विशिष्ट देशिक रूप था। यहाँ पर अपनी जो लगाव थी घेटों के जो बीच में जो लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, वो अपने आप में अपनी संस्कृति के प्रति वह बहुत ही कट्टर थे। वह अपनी संस्कृति में बदलाव नहीं चाहते थे और वो सांप्रदायिक भावनाओं से बहुत ही ओत प्रोत थे। मतलब कहा जाए कि यदि उन्हें कोई डिस्टर्ब करना चाहता था तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए यह शब्द लाया गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए यह बहुत ज़रूरी है। कभी पूछ लिया जा सकता है कि घेटो से आप क्या समझते हैं।
तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि वह एक प्रकार का स्थान था जहाँ पर मध्य यूरोपीय देश में जो यहूदी लोग थे उनका निवास स्थान था, और वो अपने भावनाओं से वो अपने आप को केंद्रित रखना चाहते थे, सांस्कृतिक रूप से वो मजबूत थे। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता बताएं। यह लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आगे आने वाले परीक्षाओं में भी यह पूछा जाए। जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं उसको आप अभ्यास कर लेंगे। आपको यह जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाएंगे वहाँ तो एक पीडीएफ फॉर्म लिंक होगा, उस लिंक पे दबाएंगे तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पर अभ्यास करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें 4 जो दिए गए हैं, आप जब बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको इससे आसानी होगी कि कौन कौन से पॉइंट सर के द्वारा जो बताया गया है हम 1 घंटे में इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे और इस आधार पर हम जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम उत्तर दे सकेंगे। आप एक इसमें सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से शहरों के जो निम्न क्रियाएं हैं और उसमें है, अब एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, उस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे कि ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका में क्या अंतर है। कुछ दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ कृषि आधारित आजीविका है, यहाँ खेतों में लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? धान की रोपाई कर रहे हैं, नहीं। और एक तरफ है उद्योग, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपनी है, कारखाने हैं और यहाँ कारखानों में काम कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक है कृषि पर आधारित है और एक क्या है? उद्योग पर आधारित है आजीविका, है कि नहीं है? इसके आगे और देखेंगे क्या कि देखेंगे शहरी क्रियाकलाप के अंतर्गत कैसे हैं। यहाँ पे लोग होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और यहाँ का जो ग्रामीण क्रियाकलाप है देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इससे आप इन चित्रों के माध्यम से आप थोड़ा सा उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि कौन सी क्रियाएं शहरों में की जाती है और कौन सी क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, कौन सी क्रियाएं गांव क्षेत्रों में किया जाता है। और इसी दोनों टॉपिक पर यह चैप्टर पूरी तरह से आधारित है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि शहरों के क्रियाकलापों का वर्णन करें, तो कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गांव के क्रियाकलापों का वर्णन करें। ठीक है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शहरीकरण का अर्थ क्या है या शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको बताए कि जब शहरीकरण एक प्रक्रिया है, जब गाँवों का और कस्बों का शहरों में के रूप में रूपांतरण होता है, वैसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। और इसका मुख्य कारण बना औद्योगिकरण और व्यापार में बढ़ावा। व्यापार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे शहरों का निर्माण आगे तीव्र गति से होता गया और उसी पे आधारित उनका आजीवन आगे की ओर संचालित होने लगा। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब इसी आगे कड़ी में देखेंगे नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना कैसे उत्पन्न हुई। तो जब शहरों में मजदूरों और श्रमिक वर्गों का, मध्यम वर्गों का निवास स्थान बढ़ने लगा तो उन्हें भी सुख सुविधाएं चाहिए थी। उन्होंने आंदोलन किया, तब जाकर के उनको वह सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, जिसमें पहला जो है आंदोलन महिला के अधिकारों के लिए हुआ। महिला को संपत्ति का अधिकार दिया नहीं जा रहा था, महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर क्या था? उपभोक्ता विज्ञापन में हुआ क्या कि जब कंपनियां उत्पाद करने लगी तो उपभोक्ता के लिए एक विज्ञापन आना प्रारंभ हुआ। उसके लिए भी हुआ क्या कि महिलाओं उस पर अधिक आश्रित थे, तो महिलाओं के लिए एक उपभोक्ता विज्ञान एक आंदोलन करके चलाया गया। उसके अंतर्गत विज्ञापन को अधिक तरहीज दी गई, विज्ञापन को अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया ताकि उत्पादन सहज तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए पहुँचाया जा सका। एक था चाटी डंग आंदोलन हुआ था जो वयस्क पुरुषों के लिए हुआ था। बहुत सा जो आंदोलन जो हुए हैं उसमें केवल सब लोग के लिए था, लेकिन जो चाटी डंग आंदोलन था वह वयस्क पुरुषों के लिए था। जो वयस्क पुरुष की मांग थी उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। काम करने के समय निर्धारित हुए, काम करने की जो मजदूरी थी वो निर्धारित हुए। इसके कारण ही यह आंदोलन हुआ और जिसके कारण इन्हें सफलता मिली। एक था 10 घंटे का कारखानों में काम करने, निश्चित जो था 10 घंटे काम करने के लिए एक आंदोलन हुआ था कि हम 12 घंटे और 14 घंटे आपके कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो यह एक आंदोलन चला था, हुआ, बहुत प्रचलित हुआ और इस आधार पर जो काम करने के जो समय सीमा थी उसको निर्धारित की गई। और एक और आंदोलन चला था जिसमें बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया था कि बच्चा अब काम नहीं करेंगे।
ठीक है। तो इस आधार पर इस तरह के आंदोलन हुए जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। अब एक आता है व्यवसायिक पूंजी ने इस प्रकार नगरों को, यह जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, समझ गए। आप इसको पॉइंट वाइज देख करके यदि आप परीक्षाओं में इसका उत्तर दे पाएंगे तो आप सही नंबर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यह जो बनाया गया है हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि आपको आने वाले परीक्षा में मदद मिल सके, आप इसको अभ्यास करके अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। और इस तरह से जब आगे देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं कुछ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएंगे। एक टॉपिक और है, दो टॉपिक और है, एक है आपका औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई का या बम्बई शहर का विकास, और एक है पटना शहर का विकास। उसका भी मैं इसमें कंटेंट्स डाल दिया हूँ, विषय वस्तु डाल चुका हूँ, आप उसको अध्ययन करेंगे। और उसमें 2 डेट जो है आपको गृह कार्य के तौर पर दे रहा हूँ मैं, कि उसमें जब स्थापना हुई मुंबई या बम्बई की तो उस समय बम्बई बोला जाता था, मुंबई आज के समयों में बोला जाता है। तो इस आधार पर देखा गया क्या कि कैसे लंदन की तरह बम्बई को विकास किया गया। लंदन में जैसे औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद उसका औद्योगिकरण हुआ और शहरों का तीव्र गति से निर्माण हुआ, उसी तरह से बम्बई में हुआ कि पहले यहाँ 11% जनसंख्या रहते थे शहरों में, वही धीरे धीरे बढ़ता गया। और यहाँ भी जब 1854 में प्रथम मिल जब स्थापित की गई थी तो 1 मिल थी, लेकिन 1921 ईस्वी आते तक 25 मिल स्थापित हुए। और 25 मिल जब स्थापित हुए तो यहाँ भी मजदूर वर्गों का, श्रमिक वर्गों का आवास क्षेत्र बढ़ा और उस आवास क्षेत्र को बसाने के लिए फिर यहाँ पर भी शहरों का शहरीकरण प्रारंभ हुआ और बहुत तीव्र गति से हुआ। और एक समय ऐसा आया कि लंदन से भी ज़्यादा तीव्र गति से बम्बई का विकास हुआ। इसलिए प्रश्न में पूछा जाता है, आपका होमवर्क में दिया गया है कि औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई के विकास की समीक्षा करें। तो यह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो हैं उसमें आपको दिया गया है, आप वहाँ से गृह कार्य देख लेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉडल आंसर डालेंगे, लेकिन आप पहले प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों से इसको बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज बच्चों आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अपने परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हों, इसी के साथ मेरी शुभकामना आपके साथ है। बस, धन्यवाद।